प्रेत आत्मा की गवाही। ये एक और चित्र है दोस्तों। कई साल पहले रामपुर एक गांव हुआ करता था, लेकिन जब से ग्राम विकास में काम शुरू हुआ, रामपुर काफ़ी उन्नति हुई। खेती के साथ साथ व्यापार का भी विस्तार हुआ। अतः रामपुर गांव वासियों की आर्थिक व्यवस्था को जबरदस्त परिवर्तन आया। लेकिन ग्राम के मुखिया धर्मवीर सिंह, मास्टर जगदीश प्रसाद, डाक बाबू तुलीराम और लता लाला धनीराम की दोस्ती में कोई परिवर्तन नहीं आया था। वे चारों आज भी पहले की तरह शाम को चौपाल में एकत्रित होते और अपने सुख दुख का आपस में बांट लेते थे। वे आपस में अपने कोई मतभेद नहीं छुपाते थे। ग्रामवासी उनकी दोस्ती की मिसाल दे दिया करते थे। एक दिन, अरे आज धर्मवीर नहीं आया, आता ही होगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि शाम हो जाए और हम चारों एकत्रित ना हों। आधी रात आधी हो आधी हो गए तूफान आंधी हो तूफान हो, चारों यहाँ जरूर इकट्ठे होते हैं। सो तो है, लेकिन मुखिया ने इतनी देर कभी नहीं की। मुखिया के बिना कुछ खालीपन महसूस हो रहा है। आने तो मुखिया को, फिर खबर लेंगे उसकी। लेकिन काफ़ी देर हो गई, मुखिया नहीं आया। समझ में नहीं आता आज मुखिया को क्या हो गया। कहीं मुखिया की तबीयत खराब नहीं होगी? तुम तो जानते हो वह दिल का मरीज है। तबीयत खराब हो गई थी तो अपने भाई लखन को खबर करवा देता। लखन का कोई गो ठोर ठिकाना भी है लाला? क्या पता घर पर है या नहीं। क्यों ना मुखिया के घर चला जाए। तीनों ने एक ही मत होकर मुखिया के धर्मवीर के घर यहाँ चल पड़े। मुखिया धर्मवीर की हवेली में। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ धर्मवीर, मुझे 5,000 रुपये दे दो, वरना 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 क्या कर लेगा तू? जान ले लेगा मेरी? मैं रुपये के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ज़रूरत पड़ी तो तेरा खून भी कर दूंगा। चलो तो कान खोल कर सुन ले, मैं तुझे फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। आज तक तेरी हर ज्यादती बर्दाश्त करता आया हूँ। सौतेले होते हुए भी मैंने तुझे कभी सौतेला नहीं समझा। तू रुपया जुए, शराब और कोठों पर उड़ाए, मैं चुपचाप रहा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि तू सुधरेगा नहीं। इस समय तू नशे में धुत है, तो तुझे क्या फर्क पड़ता है? इस जमीन जायदाद धन दौलत में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। अपने हिस्से में से कुछ भी करूं? तू अपना हिस्सा पहले ही लेकर उड़ा चुका है। जो कुछ भी है मेरा है। मैं तुझे अपना सब कुछ अपने बेटे राहुल के नाम कर दूंगा। मैं तुझे करने दूंगा तब तू कुछ करेगा। ठीक है, मैं कल ही वकील को बुलाता हूँ और तू रोक कर दिखा। कल किसने देखा बड़े भैया? कहने के साथ लखन चाकू निकाल लिया। कल तक तो तू जिंदा रहेगा, तब ना वसीयत करेगा। तेरी यह दुर्ता मेरे खाता है और मुझ पर चाकू दिखाता है। नीचबाजी दूर हो जा मेरी नज़रों से। तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरा खून कर दूंगा तेरा। खचाक। और फिर आ। अगले ही पल धर्मवीर का मृत शरीर फर्श पर पड़ा था। ओह, मैंने क्या किया? इसी का खून का इल्जाम में मुझे फांसी हो जाएगी और मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। हे भगवान, अब क्या करूं? इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाऊं? तभी बाहर उभरती आवाज़ें लखन को चौंकाया। अरे ओ मुखिया, घर पे है क्या? ओह, यह तो लाला धनीराम की आवाज़ मालूम होती है। इस कमबख्त को भी अभी आना था। तभी आवाज़ फिर सुनाई दी। मुखिया, तुम बाहर क्यों नहीं आते? हम अंदर आए? ओह, लाला के साथ लगता है और भी लोग हैं। उनके अंदर आने से पहले मुझे ही उनके पास जाना चाहिए। अगर उन लोगों ने धर्मवीर की लाश देख ली तो मेरे बचने की कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। यह सोचकर लखन तुरंत ही कमरे से बाहर निकला और कमरे से बाहर आते ही उन्हें लखन ठिनक कर रुक गया। अगर उन्होंने धर्मवीर से मिलने की जिद की तो मैं क्या करूँगा? मुझे उन्हें कोई माकूल जवाब देकर टालना होगा। और मन ही मन लाला और उसके साथियों को टालने की योजना तैयार कर लाकर आके बढ़कर मुख्य द्वार खोला। राम राम लाला जी, आप लोग इस समय? अरे तुम्हारा भाई मुखिया कहाँ है?
भैया तो सुबह से शहर गए हैं। शहर? लेकिन क्यों? कल शाम तक भले हम मिले थे, तब तो उन्होंने शहर जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। वे बात यह है कि रात को राहुल के हॉस्टल से फ़ोन आया था कि भैया, उसने भैया को बताया राहुल सख्त बीमार है, सो उससे साथ सवेरे निकल गए। ओह अच्छा भाई लखन, हम चलते हैं। मुखिया लौट आए तो कहना हम आए थे। तत्पश्चात वे तीनों चले गए। उनके जाने के बाद आज तो मैंने उन्हें टाल दिया, लेकिन 2-4 दिन बाद वे धर्मवीर के बारे में पूछेंगे, उसका क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लाखन के मस्तिष्क में तुरंत ही सक्रिय हो उठा। थोड़ी देर बाद, वाह क्या आइडिया आया है भेजे में। अगर अब किसी को सपने में भी ख्याल नहीं आएगा मैंने धर्मवीर की हत्या की है। फिर लाखन हवेली के अंदर जाकर मुख्य दरवाज़ा बंद किया। रात को मैं धर्मवीर की लाश ठिकाने लगा दूंगा। और कुछ देर बाद चौपाल में, ऐसा लगता है मुखिया की बेटे की हालत सुधरी नहीं, वरना इतने दिन शहर में न रुकता। मैं आज ही मुखिया के यहाँ गया था। लाखन से मुलाकात न हो सकी, सिर्फ इतना पता चला कि वह शहर गया हुआ है। तो फिर लाखन के लौटने पर हम पर ही कुछ पता चल पाएगा। राहुल की तबीयत कैसी है, मैं मुखिया कब तक लौटेगा? तभी लाखन रोता लगता वहां आ पहुंचा। हाय, मैं अनाथ हो गया, बर्बाद हो गया। अरे क्या हुआ लाखन, तुम रो क्यों रहे हो? खैरियत तो है, क्या बताऊं, काश मैं उस दिन भैया के शहर न गई होती अबू। आखिर हुआ क्या लखन? बड़े भैया हमें छोड़कर चले गए क्या? नहीं लाखन, तुम झूठ बोल रहे हो। मुखिया नहीं मर सकता। बीमार तो राहुल था न। आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ? आप लोग तो जानते हैं, भैया दिल के मरीज थे। शहर पहुंचते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। मुझे जैसे ही खबर मिली मैं दौड़ा दौड़ा शहर पहुंचा, लेकिन भैया को नहीं बचा सका। मरते वक्त भैया ने आप लोगों को बहुत याद कर रहे थे। उनके होठों पर बस एक ही बात थी, लाखन भैया, राहुल का ख्याल रखना, उसे मेरी मौत की खबर न होने देना। तो तू मुखिया की चिता को आग, मैं भी अभी उनकी चिता को आग देकर ही लौट रहा हूँ। क्या करता, भैया को दिया हुआ वचन भी तो नहीं तोड़ सकता था। आप लोग भी मेरी प्रार्थना है कि उनकी 13वीं पर आकर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हम जरूर आएंगे लाखन, जरूर आएंगे। कहते हुए लाला धनीराम का सवर भर्रा उठा और आंखों से आंसू उमड़ पड़े। क्या खबर थी, मुखिया इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएगा? पर लाखन, मेरी तो एक गुजारिश है, 13वीं की रस्म राहुल के द्वारा ही पूरी करवाना। आप ठीक ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? तत्पश्चात लाखन रोते हुए वहाँ से विदा चला गया। और 13वीं के दिन रस्म क्रिया निपटाने के बाद लाखन, अब इस हवेली का मान मर्यादा और राहुल को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर आ पड़ी है। मुखिया राहुल को खूब पढ़ाना चाहता था। मैं वह चाहता है राहुल को बड़ा होकर जज बने। तुम उसकी इच्छा जरूर पूरी करना लाखन, अभी मुखिया की आत्मा को शांति मिलेगी। मैं बड़ा भागा हूँ, जीते जी भैया को कभी सुख न दे सका, अगर मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति न पहुँचा सका तो मुझे कमीना आदमी कोई और न होगा। मैं कसम खाता हूँ आज से कोई बुरा काम नहीं करूँगा। शाबाश लाखन, तुमसे यही उम्मीद थी। तत्पश्चात तीनों वहाँ से चले गए। पर वे क्या जानते थे वे 13वीं की रस्म क्रिया के पीछे लाखन की क्या चाल थी। लाखन न कभी सुधरा था, न कभी सुधर सकता था। आता रात तो लाखन जी भरकर शराब पी और हवेली में मुद्रा करवाया, जो मैं होती राजा तेरी दुल्हनिया, वाह वाह चमेली रानी, वाह वाह। राहुल सोच रहा था, चाचा ने तो कहा था कि वह पूरा काम नहीं करेगा, लेकिन यह सब क्या है? आज के दिन चाचा सब्र नहीं कर सके। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगले दिन सुबह होते ही राहुल लाखन से बोला, चाचा मेरे शहर जाने का बंदोबस्त कर दो, मैं होटल वापस जाना चाहता हूँ। हॉस्टल? हॉस्टल कहने के साथ ही लाखन उठा।
और खा जाने वाली नजरों से राहुल को घूरता हुआ बोला, तू हॉस्टल चला जाएगा तो खेतों में काम क्या तेरा बाप करेगा? चाचा, बापू के बारे में कुछ मत कहिएगा। सुन बे, नेक बाप की नेक औलाद, आज से शहर और हॉस्टल तेरे सपने देखना छोड़ दे। ओह, आज से तू खेतों में काम करेगा और अपने पसीने के से खेतों को सींचेगा, तभी तुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी। अब जाकर अपना काम कर और मेरी नींद मत खराब कर। लेकिन चटाक, फिर कभी लेकिन वेकिन का ख्याल खींच कर भी जिसम में भूसा भर दूंगा। अब जाता है या कोई कसर बाकी है? जाता हूँ, मुझे मत मारो चाचा। मगर राहुल उठा और रोता हुआ कमरे से बाहर निकला गया। और उस दिन शाम को स्कूल से लौटते हुए मास्टर दिनेश राहुल को हल जोतते देखा। अरे राहुल, इस बंजर जमीन पर हल क्यों जोत रहा है? फिर मास्टर जगदीश ने राहुल के निकट पहुंचकर पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो राहुल? तुम्हें तो इस बंजर जमीन पर हल जोतने की क्या जरूरत थी? लखन चाचा का हुक्म है मास्टर जी। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मुझे रोटी नहीं देगा। ओह, समझा। जिस तरह कुत्ते की दुम 10 साल नलकी में रखने के बाद भी सीधी न होती हो सकती, उसी तरह लाखन भी नहीं सुधर सकता। तू चिंता मत कर मुखिया की चिंता पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई है कि और वो लाखन निस्ता पर उतर आया। लेकिन मैं अपने जीते जीते मैं यह न्याय नहीं होने दूंगा। फिर मास्टर खुद रुद्र स्वर में बोले, राहुल बेटे, छोड़ दे यह हाल और मेरे साथ अभी चल। मैं जिंदा हूँ, तुझे 2 वक्त की रोटी के लिए लाखन के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तत्पश्चात मास्टर जगदीश प्रसाद राहुल को अपने साथ घर ले गए और राहुल का घर छोड़कर मास्टर जगदीश प्रसाद लाला और डाक बाबू से मिला। सारा विस्तृत सुनाने के बाद बोला, हमारे रहते राहुल, हमारे दोस्त के बेटे को जुल्म हुआ तो हमारी दोस्ती पर लानत है। तुम ठीक कहते हो मास्टर, हमें पंचायत बुलाकर राहुल का उसका अधिकार दिलवाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से पहले एक बार लाखन से मिलकर उसके मन में की बात जान लेना बेहतर होगा। हो सकता है पंचायत बुलाने की जरूरत न पड़े। तुम ठीक कह रहे हो, हमें हवेली जाकर लाखन से मिलना चाहिए। और फिर मास्टर जगदीश सीधा हवेली पहुंचा, और लेकिन हवेली के द्वार पर ताला देखकर मास्टर सोच में पड़ गया। लगता है वह कितने कभी ना कितने बजे लौटे। खैर, जितनी देर में भी क्यों ना लग जाए, मुझे उसके मिलने बगैर नहीं जाऊंगा। और निश्चित कर वह मास्टर वहीं द्वार पर बैठकर लाखन के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। रात के 11 बजे मैं सरा भी नहीं। जब लाखन द्वार के निकट पहुंचा, वाह लाखन, मुखिया को दिया वचन खूब निभा रहा है। मास्टर, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम जो भी कर रहे हो वह ठीक नहीं कर रहे। राहुल पर जुल्म मत करो वरना पछताओगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो मास्टर? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मत बोलो कि मुखिया का वारिस राहुल है। अगर तुमने उसका हक सीधे हाथ से नहीं दिया तो हम पंचायत बुलाएंगे और जरूरत पड़ी तो अदालत के दरवाजे खटखटाएंगे। तुम जो करना है कर लो, पर एक बात अच्छी तरह जान लो, भैया की संपत्ति का वारिस राहुल नहीं, मैं हूँ। इस मरते वक्त वह सब कुछ मेरे नाम कर गए। असंभव, मुखिया तो तुमसे सख्त नफरत थी, वह ऐसा नहीं कर सकता। विश्वास नहीं होता तो यहीं ठहरू, मैं भी भैया की वसीयत दिखाता हूँ। इतना कहकर लाखन दरवाजे की ओर बढ़ा, ताला खोल कर अंदर गया। हे भगवान, मैं यह क्या सुन रहा हूँ? मुखिया कभी ऐसा गलत नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद, लो देख लो वसीयत और पहचान लो अपने यार के दस्तक। ओह, वसीयत पढ़ने के बाद, ओह, दस्तखत तो धर्मवीर के हैं, पर यह मुखिया ने क्या किया? खुद अपने हाथों अपने बेटे की जीवन बर्बाद कर दिया। तभी लाखन मास्टर जगदीश की सोचों को भंग करता हुआ बोला, पढ़ चुके? लाओ कागज मुझे दो और घर जाकर चैन से सो। आइंदा यहाँ आने की गलती मत करना। मास्टर जगदीश वसीयतनामा लाखन के हवाले कर उदास मन से वापस लौट पड़ा। बड़ा आया था मुझे कानून की धमकी देने वाला। अब मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम लोग सिर पटक कर रह जाओगे, लेकिन मेरा यह कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। चलते चलते मास्टर जगदीश बंजर जमीन के समीप खड़े वृक्ष के नीचे से गुजर रहे थे। अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनकर ठिनक गए। मास्टर जगदीश, इतनी रात गई है, मुझे कौन पुकार रहा है? फिर कौन है? मुझे पहचाना नहीं? मास्टर जगदीश, मैं तुम्हारा दोस्त मुखिया
धर्मवीर हूँ। मुखिया धर्मवीर, तुम जिंदा हो? पर मुझे दिखाई क्यों नहीं देती? कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। और इस बार आवाज़ सुनकर मास्टर जगदीश अपनी एड़ी पर घूमा। तभी वृक्ष पर बैठा मोटी डाल पर झूल झूल गई। मास्टर की निगाह डाले बैठे मुखिया पर टिकी। मुखिया, तुम पेड़ पर बैठे क्या कर रहे हो? लाखन ने बताया था, हमें बताया था कि तुम दिल का दौरा पड़ने से तुम्हारा देहांत हो गया। हाँ मास्टर, मैं अपना नश्वर शरीर त्याग चुका हूँ, लेकिन स्वाभाविक मौत नहीं मरा। मेरी हत्या की गई है। लाखन, तुम लोगों को जो कुछ बताया है वह मनगढ़ंत कहानी थी। सच्चाई यह है कि उसी ने मेरी हत्या की है। लाश को पत्थर बांध कर अंधे कुएं में फेंक दी। क्या? मैं सही मैं यही बताने के लिए यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मेरे मित्र हो, मेरे हत्यारे को सजा दिलवाओगे और लाखन को सजा नहीं मिलेगी तो मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। तो मैं क्या तुम्हें धमका कर वसीयतनामे पर दस्तक 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 करवाए थे? नहीं, मैंने वसीयत नहीं की। कानून के मुताबिक तो मेरे बाद मेरा बेटा राहुल ही मेरी तमाम संपत्ति का वारिस है। अच्छा, अब तो मैं चलता हूँ, मेरी बात पर ध्यान रखना। अच्छा, मैं चलता हूँ, मेरी बात का ध्यान रखना। इतना कहकर मुखिया की प्रेत आत्मा ओझल हो गई और उस डाली ऊपर चली गई। मास्टर जगदीश जैसे सपने से जागा। ओह, यह सब क्या हो गया? मैं सचमुच मुखिया की प्रेत आत्मा से बात कर रहा था। जो मैंने देखा और सुना, अगर वह सच है तो अंधे कुएं में मुखिया की लाश जरूर बरामद होगी। फिर मास्टर जगदीश का सिर पट झटकता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन मास्टर जगदीश ने लाला धनीराम और तुलाराम और लाखन की मक्कारी की जानकारी देते हुए मुखिया की प्रेत आत्मा की मुलाकात की बातचीत के बारे में बता दिया। मास्टर, इससे तो साफ जाहिर होता है लाखन ने जो भी वसीयत तुम्हें दिखाई वह जाली है। हाँ, पर जाली वसीयत का मामला अदालत में सुलझा सकती है। वसीयत को छोड़ो, पहले मुखिया की लाश की सोचो जो कुएं में पड़ी है। हमें फौरन दरोगा को इतला देनी चाहिए। लाश को बाहर आते ही सच्चाई जाहिर हो जाएगी और लाखन अपने आप किए का दंड मिल जाएगा। तब उन्होंने चौकी के दरोगा कंवर सेन को सारा विस्तृत कह सुनाया। सुनने के बाद दरोगा बोला, किस्सा सचमुच किस अजीब किस्सा है। हकीकत में ऐसा वाक्य मेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। यही किस्सा नहीं दरोगा जी साहब, हकीकत है। मेरी मुखिया की प्रेत आत्मा से रूबरू बातें हुई हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या दरोगा साहब, कुएं में तलाशी लेकर देखिए। ठीक है, आप लोग गांव के इज्जतदार आदमी हो, इसलिए आपकी बात टालूंगा नहीं। अब दरोगा अपने दल सहित मास्टर लाला और डाक बाबू के साथ चल पड़ा। गांव के अंधे कुएं से दरोगा दरोगा ने कुएं से लाश ढूंढने का हुक्म दिया। जल्दी एक सड़ी गली वह फूली हुई लाला लाश बड़ी मुश्किल से कुएं से बाहर निकाल कर रखा गया। मास्टर जगदीश ने फौरन कहा, अब आपको विश्वास हो गया मुखिया की प्रेत आत्मा मुझसे मिली थी? मुमकिन है? मुमकिन नहीं साहब, यह सत्य है, वरना लाश यहाँ बरामद न होती। अगर अगर मान लूँ भी लूँ तो क्या लाला जी, अदालत में ऐसी दलील हरगिज नहीं मानी जाएगी। तो क्या लाश को बरामद होने से यह सिद्ध नहीं होता लाखन मुखिया की हत्या की है? लाखन हत्या लाखन हत्यारा है या नहीं है, यह फैसला अदालत करेगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि अपनी तफ्तीश में कोई कसर नहीं रखूँगा। फिलहाल लाश की शिनाख्त होनी जरूरी है। लाश की इस कदर गल चुकी है कि पहचानना मुश्किल है। आप लोग लाश को ध्यान से देखिए, बताइए लाला मुखिया धर्मवीर की है, इसमें क्या शक है? कानून की कार्रवाई सिर्फ अंदाज़ा लगा कर नहीं पूरी की जाती। पहचान के चिन्ह सबूत भी पंचनामा में लिखने पड़ते हैं। आप लोग किस आधार पर कहते हैं कि यह लाश मुखिया धर्मवीर की है, अन्य किसी की नहीं? दरोगा के प्रश्न पर तीनों को जैसे सांप सूंघ गया। उन्होंने खामोश देख दरोगा बोला, आप खैर आप लोग चौकी चलकर अपना बयान लिखवा दीजिए, तत्काल अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा जी।
चौकी में मास्टर जगदीश, लाला धनीराम और डाक बाबू तुलीराम का बयान दर्ज करने के बाद दरोगा कंवर सेन 2 सिपाहियों लाखन को पकड़कर लाने के लिए हवेली भेज दिया। जब सिपाही लाखन को लेकर चौकी आए तो दरोगा ने अपना रोब दिखाते हुए बोला, लाखन सच सच बोल दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना डंडे मार मार कर सच उगलवा लूंगा। दरोगा, मैं सच कहता हूँ, बड़े भैया का देहांत शहर के अस्पताल में हुआ था। फिर तो अपनी जेब से डेथ सर्टिफिकेट निकाल कर दरोगा के हाथ में थमाते हुए बोला, आप खुद ही देख लिए, डॉक्टर का दिया या डेथ सर्टिफिकेट गलत नहीं हो सकता। सो तो मैं देख ही लूँगा बच्चू। एक बात याद रख, झूठ के पैर नहीं होते, जुर्म के सबूत मिल जाते हैं। जिस दिन सबूत मिल जाएं उस दिन आप मुझे खुद सूली पर लटका देना हजूर। पर मैं सच कहता हूँ, कुएं में मिली लाश भैया की नहीं है। मास्टर लाला डाक बाबू मुझसे चलते हैं, मुझे फंसाने के लिए उन्होंने चाल चली है। चाल के बच्चे तेरी खाल खींच लूँगा, तेरी हरकतें मुझसे छिपी नहीं है। बेशक मैं बुरा आदमी हूँ, पर इतना बुरा नहीं है अपने हाथों अपने देवता स्वरूप भाई का खून कर दूँ। तब दरोगा जल्लाकर बोला, ले जाओ इसको, डाल दो हवालात में, इसी की खबर बाद में लूँगा जी। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो दरोगा बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। साला मक्कार तुझे उल्लू बना रहता है। फिर छानबीन के दौरान दरोगा को काफ़ी हाथ पैर मारने, लेकिन उसके हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लगा जिससे साबित हो सके लाखन की कुएं में मिले व्यक्ति क्या हत्यारा है। मजबूरन दरोगा को जगदीश, घनीश्याम, तुलाराम की गवाही और बयानों के अदालत का केस बनाकर लाखन को अदालत में पेश करना पड़ा। मुकदमा चला। अदालत में लाखन की पैरवी कर रहे वकील को पुलिस की दलीलों की धज्जियां उड़ाते हुए न्यायमूर्ति से कहा, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए इल्ज़ाम झूठा है, बेबुनियाद है। अस्पताल में मुखिया धर्मवीर का इलाज कराने वाले डॉक्टर का बयान साबित करता है कि धर्मवीर की मौत शहर के अस्पताल में हुई है। यह तब की दाह संस्कार शहर में हुआ है। इसका प्रमाण पत्र भी अदालत में पेश किया जा चुका है। इसके विपरीत पुलिस ने ऐसा कोई ठोस सबूत अदालत में पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह माना जाए कि कुएं में बरामद होने वाली लाश मुखिया धर्मवीर की है। 3 आदमियों को सिर्फ यह कह देने से यह साबित नहीं हो जाता कि वह लाश धर्मवीर की है। उसकी हत्या मुवक्किल लाखन ने की है। दरअसल मैं अदालत से दरखास्त करूँगा मेरे मुवक्किल को बाजित बरी कर दिया जाए, ऑल दैट ऑनर। तब न्यायमूर्ति सरकारी वकील ने अंतिम बहस शुरू करने के लिए कहा, लेकिन सरकारी वकील बोला, योर ऑनर, आज मैं इस केस को एक बार कुछ बोलना उचित नहीं समझता। मुझे 1 दिन की मोहलत दे और मैं कल यह साबित कर दूंगा कुएं में मिलने वाली लाश मुवक्किल की थी और लाखन उसका हत्यारा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे फाजिल दोस्त सिर्फ अदालत का समय बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ऑब्जेक्शन ओवर ऑल रूल। अदालत कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। और आदेश देने के साथ ही न्यायमूर्ति अपनी जगह से उठ खड़े हुए। अगले दिन अदालत में खचाखच भरा हुआ था। अदालत आरंभ होने पर जैसे ही सरकारी वकील ने बहस शुरू की, न्यायमूर्ति टोकते हुए बोले, मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आज समय आपके दलीलों देने का नहीं बल्कि अपने पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश करने के लिए दिया गया था। अगर आपके पास कोई कत्ल का कोई ठोस सबूत नहीं है तो संबंधित गवाहों को उसे पेश कीजिए। तभी मुवक्किल धर्मवीर अदालत कक्ष में दाखिल होते हुए बोला, मुखिया के कत्ल का संबंधित गवाह मैं खुद हूँ हजूर, कौन हो तुम? तब मुखिया जज महोदय के सामने पहुंचकर बोला, मैं मुखिया धर्मवीर हूँ जज। क्या? तभी लाखन पागलों के समान चीखा, नहीं नहीं, तुम धर्मवीर नहीं हो सकते। धर्मवीर को तो मैंने अपने हाथों चाकू से घोंपा है, उसकी लाश पत्थर बांधकर कुंदे कुएं में फेंक दिया था। तुम कोई फरेबी हो। मैं फरेबी नहीं, मुखिया धर्मवीर हूँ। कमीने, तेरा जुर्म साबित करने के लिए मुझे खुद गवाही देने अदालत में आना पड़ा। याद कर, 14 अप्रैल की शाम तू नशे में धुत मुझसे पैसे मांगने आया था।
तो मैंने पैसे रुपये देने से इनकार किया। तूने भला बुरा कहने लगा। मैंने तेरे मुंह पर तमाचा मारा। तूने गुस्से में आकर मेरा खून कर दिया। हाँ, मैंने तुम्हारी हत्या की थी, मगर ऐसे न करता तो तुम अपनी दौलत जायदाद से मेरे बेटे राहुल के नाम लिख देते। तुम्हारी लाश को कुएं में ठिकाने लगाने के बाद मैं शहर गया, अपने डॉक्टर दोस्त रमेश से मिला। उसे लालच देकर मैंने न केवल तुम्हारे नाम का डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, बल्कि लवारिस लाश भी प्राप्त कर ली। उस लाश को मैं शमशान ले गया, डेथ सर्टिफिकेट दिखाकर तुम्हारे नाम की पर्ची कटा ली, और इस तरह मैंने अपने बचाव के सारे सबूत जुटा लिए। पर तूने यहाँ आकर मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। इतना कहकर लाखन कटघरे से कूदकर मुखिया की तरफ लपका और गुर्राया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा धर्मवीर। मैं उस दिन तू बच गया, पर आज मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। हा हा। लेकिन इससे पहले ही लाखन मुखिया के पास पहुंचता दरोगा ने कवर से ने उसे दबोच लिया, और तब मुखिया बोला, भाई लाखन, तूने अपने जुर्म की कहानी अपनी ही जुबान दोहरा दी। अब तू कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। तुझे तेरे किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। मेरा काम खत्म हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। कहने के साथ ही मुखिया का शरीर जोर से कांपा और फर्श पर ढेर हो गया। मुखिया की दशा देख सरकारी वकील लपक कर मुखिया के पास गया और उसके शरीर को जोड़ते हुए बोला, मास्टर जगदीश, क्या हुआ आपको? होश में आइए। जल्दी ही मुखिया को होश आ गया। वह उठकर खड़ा हुआ और जज महोदय से बोले, क्या यह क्या तमाशा है मिस्टर प्रोसिक्यूटर? आप इस व्यक्ति को अपने आप को मुखिया धर्मवीर बता रहा है, पर आप मास्टर जगदीश कहकर पुकार रहे थे। योर ऑनर, यह तमाशा खत्म हो चुका है, क्योंकि मास्टर मुजरिम लाखन अपना अपराध स्वीकार कर चुका है, सारे भेद अदालत के सामने खोल चुका है, इसलिए मैं अदालत को अंधेरे में नहीं रखूंगा। इतना कहने के साथ ही सरकारी वकील मुखिया के चेहरे पर मास्क खींच लिया और बोला, यह मुखिया धर्मवीर नहीं मास्टर जगदीश है। ओह! तब लाखन जब सच्चाई का पता चला तो अपना सिर थाम लिया। ओह, यह मैं क्या कर बैठा। तब सरकारी वकील कह रहा था, आई एम सॉरी योर ऑनर, सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे यह नाटक करना पड़ा। जज साहब ने फैसला की तारीख का ऐलान करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि वह डॉक्टर रमेश को गिरफ्तार कर उस पर मुकदमा चलाए, और अदालत को बर्खास्त कर दिया। अदालत भंग होते ही लाखन हिरासत से जेल भेज दिया गया। उसी शाम डॉक्टर रमेश को पुलिस ने गलत डेथ सर्टिफिकेट और अदालत में झूठा बयान देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। इस सफलता की खुशी में दरोगा कंवरचंद को अपने घर में छोटी सी दावत दे डाली। इस दावत में सरकारी वकील के अलावा मास्टर जगदीश, लाला, धनीराम, तुलीराम और राहुल भी उपस्थित थे। दावत के बाद दरोगा सरकारी वकील शुक्रिया अदा करते हुए बोला, वकील साहब, आपने तो कमाल कर दिया। एक ही रात में केस की रूपरेखा बदल डाली। इसमें तारीफ मेरी नहीं, मास्टर जगदीश की। इन्होंने मुझे यह बेहतरीन आइडिया सुझाया था, परंतु मेरी बात समझ में नहीं आ रही। फिर सरकारी वकील ने मास्टर जगदीश से मुताबिक होकर बोले, मास्टर जी, जो बात हमें में से किसी को मालूम नहीं थी, वह बात आपने कैसे जान ली? मसलन लाखन का रुपया मांगना, मुखिया को थप्पड़ मारना, राहुल के नाम पर वसीयत वगैरह वगैरह। मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं अदालत में क्या क्या कह गया। मैं अदालत के बाहर खड़ा अंदर आने के मौके का इंतजार कर रहा था। अचानक मेरा जिस्म जोर से कांपने लगा और मुझे होश नहीं रहा। मुझे होश तब आया जब अदालत में आपने मुझे उठाया था। ओह! सरकारी वकील सोचने पर मजबूर हो गया। तो क्या सचमुच मुखिया की प्रेतात्मा मास्टर के शरीर में प्रवेश कर खुद अदालत में गवाही देने आई थी? सरकारी वकील का ख्याल कहाँ तक दुरुस्त था, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहरहाल इतना स्पष्ट है कि वकील मास्टर के सुनियोजित नाटक का कारण राहुल को अपना अधिकार, कानून को उसका मुजरिम और मुखिया की आत्मा को शांति जरूर मिल गई। समाप्त दोस्तों।